हाय दोस्तों, इस वीडियो में अपन एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस का जो आईपीओ आने जा रहा है, जिसका इश्यू साइज़ काफ़ी बड़ा है। 12,500 करोड़ का यहाँ पे ये आईपीओ आने जा रहा है। इसके बारे में अपन यहाँ पे डिटेल में एनालाइज़ करेंगे। तो इस वीडियो में अपन आईपीओ से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स को देखेंगे। आईपीओ का कितना करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है ये देखेंगे। इस आईपीओ में हमको अप्लाई करके चलना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर अवॉइड करना चाहिए, वो सारी चीज़ें देखेंगे। और साथ में कंपनी की वैल्यूएशन क्या है। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो पहले कंपनी के बारे में देख लेते हैं कि कंपनी के यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। पर्सनल लोन हो गया, बिजनेस लोन हो गया, गोल्ड लोन हो गया, या फिर कोई गाड़ी खरीदते हैं, कमर्शियल व्हीकल हो गया, उसका लोन हो गया। तो अलग अलग टाइप के यहाँ पे कंपनी लोन प्रोवाइड करती है। तो ये कंपनी एक एनबीएफसी कंपनी है और यहाँ पे लोन प्रोवाइड करने का काम करती है। तो अब अपन कंपनी का जो यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो चेक कर लेते हैं। क्योंकि अगर कंपनी के जो रेवेन्यू है और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, उनमें अगर कंपनी की ग्रोथ हमको दिखाई नहीं देगी तो ऐसी कंपनी में अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे 31 मार्च 2023 से लेकर 31 मार्च 2025 तक का यहाँ पर डेटा मौजूद है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं रेवेन्यू की। तो 2023 में रेवेन्यू था 12,402 करोड़ के आसपास। वो इंक्रीज़ हुआ है 2024 में 14,171 करोड़। और फिर 31 मार्च यहाँ पे आप देखेंगे 2025 में तो 16,300 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू में आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू में हमको कंटिन्यूस ग्रोथ दिखाई दे रही है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, कि रेवेन्यू तो कंपनी ने अर्न कर लिया, लेकिन कंपनी के पास प्रॉफिट कितना बच रहा है। तो 2023 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था कंपनी का 1959 करोड़, और उसके बाद 2024 में ये इंक्रीज़ हुआ है फर्दर 2,460 करोड़। और 2025 का डेटा देखेंगे तो थोड़ा सा डिप हुआ है 2,175 करोड़ के आसपास का। तो रेवेन्यू तो हमको बढ़ता हुआ दिखाई दिया, लेकिन जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो हमको जो स्टार्टिंग के जो लेटेस्ट पीरियड है हमको उसको जो ग्रोथ है थोड़ी सी हमको यहाँ पे जो फ्लैट ग्रोथ है वो दिखाई दे रही है। लेकिन रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की जो अभी तक हमने डेटा देखा उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का डेटा अभी तक हमारे हिसाब से काफ़ी अच्छा डेटा हम लेके चल सकते हैं। कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 14.72% है। ये डेटा काफ़ी अच्छा डेटा अपन कह के चल सकते हैं। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कंपनी का देखेंगे तो 5.855 है। तो एनबीएफसी कंपनी है तो इतना तो कंपनी का डेब्ट इक्विटी होता है, तो इसको भी अपन ऊपर डेटा लेके चल सकते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं कंपनी के वैल्यूएशन की, कि कंपनी की वैल्यूएशन क्या है। तो अगर कंपनी की वैल्यूएशन अच्छी नहीं होगी तो ऐसी कंपनी में अप्लाई करने का फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस है, अगर मान लीजिए मार्केट में 10 रुपये है, ठीक है। अब मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आ रहा है, वो आपको 10 रुपये में ही प्रोडक्ट दे रहा है, तो आपको उस प्रोडक्ट को ख़रीदने की इतनी डिमांड नहीं होगी, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में 10 रुपये में मिल रहा है। लेकिन मान लीजिए मार्केट में 10 रुपये में वो प्रोडक्ट मिल रहा है और कोई नया प्रोडक्ट वही सेम चीज़ को लेकर 8 रुपये में आ रहा है, तो इस केस में इस जो 8 रुपये वाला प्रोडक्ट है इसकी डिमांड ज़्यादा रहेगी, क्योंकि मार्केट में जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा महंगा है और जो नया प्रोडक्ट आ रहा है वो थोड़ा सस्ता आ रहा है। तो यही वैल्यूएशन चेक करने के लिए हम यहाँ पे जो कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो चेक करते हैं। तो करंट जो प्राइस पर आ रही है उसके हिसाब से पीई रेशियो देखेंगे तो 28.15 है। तो ये जो 28.15 का जो पीई रेशियो, इसको अपन कंपनी के जो लिस्टेड कंपनी है जो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में प्रेजेंट है उनसे अपन कंपनी का डेटा कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कंपनी की वैल्यूएशन सस्ती आ रही है या फिर महंगी आ रही है। तो यहाँ पर ये इतनी सारी कंपनीज जो आप देख सकते हैं, बजाज फाइनेंस हो गया, सुंदरम फाइनेंस हो गया, एल&टी फाइनेंस, ये इतनी सारी कंपनीज हैं। ये सारी कंपनीज यहाँ पे इस कंपनी जो अपनी एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस का जो आईपीओ आ रहा है इसके कॉम्पिटिटर्स हैं और ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। तो यहाँ पे हम मोटा मोटा जो मेजर कंपनी है जो अच्छा परफॉर्म कर रही है, जैसे बजाज फाइनेंस हो गया, चोलामंडलम फाइनेंस हो गया और श्रीराम फाइनेंस हो गया, अपन इनसे कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये कंपनी का फाइनेंशियल डेटा आज की डेट के हिसाब से थोड़ा अच्छा है बाकी कंपनीज के। तो इन कंपनीज को हम यहाँ पे कंपेयर नहीं करेंगे जिन पे मैं क्रॉस मार्क कर रहा हूँ, क्योंकि इनका फाइनेंशियल डेटा करंट डेट के हिसाब से ज़्यादा अच्छा नहीं है। और इनको अपन एनालाइज करेंगे, ये जो 3 कंपनीज हैं इनका अपन पी रेशियो चेक करेंगे। तो अपनी कंपनी का पी रेशियो था 28.15 का, और बजाज फाइनेंस का जो पी रेशियो है वो 34.3 का है। तो कह सकते हैं कि अपनी कंपनी बजाज फाइनेंस के कंपैरिजन में अगर कंपेयर करते हैं तो अपनी कंपनी थोड़ी सी अंडर वैल्यूड है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस कंपनी की। तो यहाँ पर भी कंपनी का जो पीई रेशियो है वो 31.4 का है, और ये पी रेशियो जो अपनी कंपनी का जो पी रेशियो है इससे ज़्यादा है। तो कह सकते हैं कि इससे कंपेयर करने पर भी अपना जो कंपनी का पी रेशियो है वो अच्छा। और श्रीराम फाइनेंस से अगर अपन कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलेगी कि श्रीराम फाइनेंस का फाइनेंशियल डेटा अपन मैंने चेक किया है तो वो काफ़ी अच्छा है।
और पीई रेशियो भी कंपनी का काफ़ी कम है, मतलब 13 का पीई रेशियो है। तो ये जो श्रीराम फाइनेंस है ये करंट की डेट में काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है ये बाकी की कंपनीज है उनसे। तो अगर इससे कंपेयर करते हैं तो हमारा ये जो आईडीबी फाइनेंशियल आईपीओ है ये थोड़ा सा महंगा है, या फिर कह सकते हैं एक हायर वैल्यूएशन के एंड पर है। तो अगर हम मेजर ट्रेंड के साथ जाते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स के साथ जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस है उसका जो हमारे पास जो वैल्यूएशन आ रही है वो हमारे पास वैल्यूएशन फेयर वैल्यूएशन पर कंपनी आती हुई दिखाई दे रही है। तो आगे अभी हम कंपनी का प्राइस और जीएमपी चेक करेंगे और इस कंपनी में अप्लाई करके चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, वो सारी डिटेल हम आगे देखेंगे। तो कंपनी की जो आईपीओ का ओपन डेट है उसकी बात करें तो 25 जून से ये आईपीओ ओपन हो जाएगा और जो आईपीओ की लास्ट डेट होगी वो हो जाएगी 27 जून को, और अलॉटमेंट जो आपको होगा वो 30 जून को मंडे को हो जाएगा। और कंपनी की लिस्टिंग की बात करें तो लिस्टिंग यहाँ पे अपन को 2 जुलाई को देखने को मिलेगी। अब कंपनी के प्राइस बैंड की बात कर लेते हैं कि कंपनी का प्राइस बैंड है 700 रुपीज़ से लेकर 740 रुपीज़ पर। तो यहाँ पे हमको ये जो हायर प्राइस बैंड है 740 रुपीज़ का, इस पर ही अप्लाई करके चलना है। अब इस 740 रुपीज़ पे अगर हम आज की डेट में ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे तो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है ₹69 का। परसेंटेज वाइज देखते हैं तो परसेंटेज वाइज ये बैठता है 9.3% का। अब यहाँ पे आप ग्रे मार्केट प्रीमियम का एक बार ट्रेंड देखिए। ग्रे मार्केट प्रीमियम कंपनी का स्टार्ट हुआ था 83 रुपीज़ से, जो कि परसेंटेज वाइज अगर हम देखते हैं वो बनता है 11.2%। अब यहाँ से ग्रे मार्केट प्रीमियम इंक्रीज हुआ था 91 रुपीज़ पे, और इसका परसेंटेज वाइज देखते हैं कि 12.3% यहाँ पे जो कंपनी का जीएमपी यहाँ तक गया था। लेकिन अब आप रिसेंटली देखेंगे तो कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है उसमें फॉल आता हुआ दिखाई दे रहा है, और परसेंटेज वाइज हमने जैसे अभी हाल देखा इसका 9.3% है। तो यहाँ पर जो कंपनी की वैल्यूएशन के हिसाब से जो अपन को जीएमपी दिखाई दे रहा है 10%, 12%, 13%, ये जीएमपी हम कह सकते हैं एक फेयर जीएमपी है। और इस इश्यू प्राइस के ऊपर इतना जीएमपी पर अगर कंपनी लिस्ट होती है तो कंपनी की वैल्यूएशन भी अच्छी वैल्यूएशन मानी जा सकती है। लेकिन कंपनी के ऊपर देखिए ये जो जीएमपी में पहले आगे बढ़ा उसके बाद ये जो फॉल आया, तो इस फॉल का रीज़न ये हो सकता है कि करंटली मार्केट में जो अपन को प्रेशर दिखाई दे रहा है, क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच में जो वॉर चल रही है उसके बीच वजह से यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट में थोड़ा सा फॉल आए और उसके वजह से यहाँ पे प्रेशर देखने को अपन को दिखाई दे। तो हो सकता है कि जो जीएमपी है ये जीएमपी थोड़ा और फॉल कर सकता है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर करंट की डेट में हमने डिसाइड किया है कितना है, देखा है 69 रुपीज़ का है, परसेंटेज वाइज है 9.3%। अब क्या हमको इस आईपीओ में अप्लाई करके चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? तो दोस्तों देखिए, जब तक ग्रे मार्केट प्रीमियम 5% के ऊपर रहने वाला है मैं इस आईपीओ में अप्लाई करके चलने वाला हूँ। अगर ये जीएमपी ये जो करेंटली अभी 9.3% का है, अगर वो 5% से नीचे जाता है तो मैं इस आईपीओ में थोड़ा कॉशियस हो जाऊँगा, और उस टाइम पे जो सब्सक्रिप्शन डेटा होगा और यहाँ पर उस टाइम पे जो मार्केट की जो स्थिति होगी वो देख के फिर मैं अप्लाई करूँगा। 5% के ऊपर अगर जीएमपी होता है तो मैं इस आईपीओ में अप्लाई करने वाला हूँ फुल फोर्स के साथ। तो यहाँ पर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये मैं प्योर एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और यहाँ पे आप अगर कोई भी डिसीजन लेते हैं तो आप अपने एंड से एनालाइज ज़रूर करिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लेके कोई भी आप काम करिए। लॉट साइज़ देखेंगे तो कंपनी का 20 शेयर है लॉट साइज़ में। टोटल इश्यू साइज़ देखेंगे तो काफ़ी बड़ा इश्यू साइज़ है, जैसे हमने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा 12,500 करोड़ का, जिसमें से 2500 करोड़ जो है ये जाएगा कंपनी के पास, ये है फ्रेश इशू, ये कंपनी के एक्सपेंशन में यूज़ होने वाला है। बाकी का 10,000 करोड़ ये है ऑफर फॉर सेल, ये सारा का सारा पैसा प्रोमोटर्स के पास जाएगा। तो इस पैसे को कंपनी अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ये जो प्रोमोटर्स हैं ये इनकी पॉकेट में ये पैसा जाने वाला है। अब क्योंकि कंपनी का ये जो इश्यू साइज़ है 12,500 करोड़ का, ये काफ़ी ज़्यादा इश्यू मतलब बड़ा साइज़ है, तो यहाँ पे हमारे जो अलॉटमेंट चांसेस है इस आईपीओ में अगर हम अप्लाई करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हाई रहने वाला है। तो रिटेल कैटेगरी में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो मिनिमम जो आपका अमाउंट होना चाहिए वो 14,800 को आपकी एप्लीकेशन रहेगी। स्मॉल एचएनआई में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 2,07,200 रुपये लगेंगे, और बिग एचएनआई में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 10,06,400 रुपये आपको लगेंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर शेयर होल्डर का कोटा भी है। तो अगर आपके पास जो एचडीबी में अप्लाई करने की, अगर आपके पास एचडीएफसी बैंक जो एचडीएफसी बैंक का शेयर आपने 18 जून या उससे पहले 18 जून 2025 या उससे पहले अगर आपने एचडीएफसी बैंक का आपने जो शेयर है वो लिया होगा तो आप शेयर होल्डर कैटेगरी में आप जो है एलिजिबल हो जाएंगे, और शेयर होल्डर कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं। और शेयर होल्डर कैटेगरी के साथ आप रिटेल कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर शेयर होल्डर कैटेगरी के साथ आप यहाँ पे स्मॉल एचएनआई में भी अप्लाई कर सकते हैं। और एक और यहाँ पे ऑप्शन है, या फिर जो आप शेयर होल्डर कैटेगरी है उसके साथ आप बिग एचएनआई में भी अप्लाई
कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए कि जो मैक्सिमम जो लॉट साइज़ है शेयर होल्डर कैटेगरी में वो है 13 लॉट्स का। तो आपका जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए 1,92,400 रुपीज़ से ज़्यादा आप शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकते। इससे ज़्यादा करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगी। और यहाँ पर प्रोपोर्शनल बेसिस पर अलॉटमेंट होता है जो शेयर होल्डर कैटेगरी है यहाँ पर। तो कहने का मतलब है जितने ज़्यादा लॉट्स आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जितने ज़्यादा अपने आपके लॉट्स होंगे, उतने ही ज़्यादा आपके चांसेस होंगे शेयर होल्डर कैटेगरी में अगर आप अप्लाई करते हैं तो। फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए शेयर होल्डर कैटेगरी में ये जो है 7 टाइम्स यहाँ पे सब्सक्राइब होता है और आपने यहाँ पे 7 लॉट्स ही लगाए हैं, तो आपका जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7/7 जितने आपने लॉट्स लगाए हैं वो सारे के सारे यहाँ पे कंसिडर करते हैं, तो आपको यहाँ पर एक लॉट तो कंफर्म मिल जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे अगर मान लीजिए 6 टाइम्स यहाँ पे सब्सक्राइब होता है कैटेगरी में और आप मान लीजिए 12 लॉट अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 12 तो आपने अप्लाई करें और 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका 2 टाइम्स मतलब यहाँ पे आपको 2 लॉट को कंफर्म मिलेंगे। तो आप अपना एप्लीकेशन ऐसे चेक कर सकते हैं जितने भी टाइम सब्सक्राइब हो रहा है, यहाँ पे जितने भी टाइम सब्सक्राइब हो रहा है उसमें आप जो आपका लॉट साइज है उसको ऐसे आप डिवाइड करके देख सकते हैं, तो आपकी प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगी कि आपको कितने परसेंटेज ऑफ चांसेस हैं आपको शेयर होल्डर कैटेगरी में ये IPO मिलने के। तो मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि आप रिटेल एप्लीकेशन लगा सकते हैं शेयर होल्डर कैटेगरी के साथ। शेयर होल्डर कैटेगरी के साथ आप स्मॉल HNI लगा सकते हैं और शेयर होल्डर कैटेगरी के साथ आप बिग HNI लगा सकते हैं। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आप शेयर होल्डर कैटेगरी के साथ एम्प्लॉय वाली कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं, साथ में आप रिटेल में भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर रिटेल की जगह आप स्मॉल HNI या फिर बिग HNI में भी आप यहाँ पे अप्लाई करके चल सकते हैं अगर आप एम्प्लॉय वाले कैटेगरी में भी फॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे किस कैटेगरी को कितना यहाँ पे जो इशू साइज़ है वो अलॉट हुआ है। तो QIBs को यहाँ पे 44% यहाँ पे कोटा रखा गया है और यहाँ पे जो NII कैटेगरी है वहाँ पे 13% का कोटा रखा है। रिटेल को यहाँ पे 31% का यहाँ पे कोटा रखा हुआ है। एम्प्लॉय को यहाँ पे 0.16% का यहाँ पे कोटा है और शेयर होल्डर कैटेगरी में यहाँ पे 10% का यहाँ पे कोटा दिखाई दे रहा है। तो शेयर होल्डर कैटेगरी में अगर आप बात करेंगे तो आपको 1250 करोड़ का यहाँ पे जो साइज़ है वो यहाँ पे शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए यहाँ पे रखा हुआ है, तो काफ़ी बड़ा साइज़ है। यहाँ पे भी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगी अपन को यहाँ पे अलॉटमेंट मिलने की अगर आप इस IPO में अप्लाई करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम 5% के नीचे फॉल करता है तो यहाँ पे तो आप थोड़ा कॉशियस हो जाइए, मार्केट कंडीशन देके उसके बाद आप डिसीजन लीजिए। अगर इसके ऊपर रहता है 5% के ऊपर तो प्रोबेबिलिटी थोड़ी हाई हो जाती है कि जो IPO है वो हमको लिस्टिंग गेन देने के चांसेस बन जाते हैं। लेकिन मार्केट है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है कि डिस्काउंट में भी लेट हो, लेकिन आपको अगर थोड़ा सा सेफ प्ले करना है तो कोशिश करिएगा कि 5% के ऊपर ही अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम चलता रहे तो आप अप्लाई करके चल सकते हैं। और अगर आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम का लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आई होप कि आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो गए हों। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।